सलामती कौंसिल का गुज़िश्ता रात इजलास हुआ, वो इजलास बेनतीजा ख़त्म हुआ। आपके ख्याल में क्या सलामती कौंसिल का किसी भी किस्म का इस जंग को रुकवाने में कोई किरदार हो सकता है? मेरी ज़ाती राय यह है कि जिस किस्म की सलामती काउंसिल की कॉम्पोजिशन है, तो वो इस वक्त उसका कोई भी किरदार मौसर नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का वीटो वहाँ तमाम दूसरे फैसलों के ऊपर भारी है। इस वक्त जो अमेरिका के दो हलीफ वहाँ मौजूद हैं, उनका भी वीटो है, वो है फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। तो दूसरे ये है कि जो चूँकि इसराइल को अमेरिका की हिमायत हासिल है इस जंग में, तो अमेरिका ज़रूर वीटो इस्तेमाल करेगा। मेरा जहाँ तक ख़्याल है, मेरा जो तजुर्बा है कि वहाँ इस किस्म की कोई कोशिश भी नहीं की जाएगी, और अभी तक सलामती काउंसिल ने जो किया है बस उतना वो आगे बढ़ सकेगी और उससे आगे वो नहीं बढ़ सकती। लेकिन अगर बढ़ेगी तो उसमें फ़ैसला नहीं कर सकेगी। इसकी एक और वजह मैं आपको बताऊँ, एंटोनियो गुतेरेस जो उनके सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने बयान दे दिया है, उन्होंने मजम्मत की है और दोनों अफ्रीकन को सलाह दी है कि वो गुफ्त शुनीद से ये मसला हल करें, सफारतकारी से भी मसला हल करें। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा को इस किस्म की कोई ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। अच्छा। तो मसाल के तौर पर दो इस किस्म के दो आर्टिकल्स हैं जो बहुत रेलेवेंट हैं, जिनकी बुनियाद पे सलामती काउंसिल ये अपनी जुरिस्डिक्शन में कोई इक़दाम कर सकती है। एक तो है आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, जिसके मुताबिक चूँकि इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है तो एक सूरत हाल पैदा हो गई है। ईरान ने ख़त भी, एक मकतूब भी इरसाल कर दिया है सलामती काउंसिल को और सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस को भी, तो उसकी बुनियाद पे वो बहस व तमहीस और फ़ैसला कर सकती है। दूसरा जो है वो जो जिनीवा कन्वेंशंस हैं उनका एडिशनल प्रोटोकॉल जो है, उसमें उसकी जो शिक है, शिक जो है 56, उसमें कहा गया है कि आप जौहरी तनसीबात के ऊपर हमला नहीं कर सकते, वो गैर क़ानूनी है जी। तो चूँकि जौहरी जंग का भी एक ख़तरा है और ये भी ख़तरा है कि ईरान जो है अफसूदगी को इस हद तक न बढ़ाए, यूरेनियम की अफसूदगी को इस हद तक न बढ़ाए कि वो हथियार हासिल कर ले, जौहरी हथियार हासिल कर ले, कोई एटमी धमाका कर बैठे। तो सलामती काउंसिल इसीलिए बनी थी इस किस्म के मामलात में दखल अंदाज़ी करने के लिए और फ़ैसला साजी के लिए। लेकिन इस वक्त उसके हाथ बंधे हुए हैं और अगर कोई वो फ़ैसला कर भी लेती है, अगर इस सिलसिले में कोई नक़्लो हरकत होती है वहाँ या कोई किसी किस्म की सरगर्मी होती है, तो अमेरिका का वीटो मौजूद है। इसकी हाल ही में एक मिसाल ये है कि जब वहाँ कुछ अर्सा पहले, चंद ही हफ्ते पहले, करारदाद सलामती काउंसिल में पेश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी की जाए। यानी वहाँ गुफ्त शुनीद चल रही थी कि कोई आर्जी जंग बंदी कर दी जाए जब तक कि यरगमाल लिए हुए इसराइली वापस नहीं आ जाते। लेकिन दूसरी तजवीज़ ये थी कि इसे मुस्तकिल कर दिया जाए, लेकिन अमेरिका ने उसे वीटो कर दिया था। तो वही तजुर्बा दोबारा से दोहराया जाएगा। राइट। लेकिन सदाम मसूद साहब, इसमें ये फरमाइएगा, अब ईरान हमारा हमसाया भी है, हमसायगी में जंग, अब ज़ाहिर बात है हम पर असरात तो होंगे, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं पर बात हो रही है कि कहीं ये जंग अमेरिका को फिर से इस खित्ते में ना ले आए। तो आपको लगता है कि ये ख़तरा भी कहीं ना कहीं पर मौजूद है? इसका शदीद ख़तरा मौजूद है, क्योंकि जो इनके ईरान के मुस्तकिल मंदूब हैं, उन्होंने सलामती काउंसिल में बैठ के अमेरिका को कहा है कि ईरान समझता है कि वो इसराइल की पुश्तपनाही कर रहा है। और फिर उसके बाद उन्होंने बयान भी जारी किया है कि तीन ममालिक को एक किस्म का मुंतबे किया है, उनको इंतबाह दिया है कि वॉर्न किया है कि अगर आप हमारे हमलों को रोकने की कोशिश करेंगे, मिसाल के तौर पर अमेरिका ने ये कहा है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे जो हमलावर होते तल अवीव के ऊपर या इसराइल की सरजमीन के ऊपर, तो उनको रोकने में अमेरिका ने मदद की है। तो ईरान ने ये कहा है कि अगर ये तीन ममालिक यानी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस इसराइल की मुआवनत करेंगे तो इसे जो है एक किस्म का हॉस्टाइल एक्शन समझेगा और वो जो है इनके ऊपर हमला कर सकता है। अगर ये ईरान करता है और सूरत हाल इस तरफ जाती है
तो फिर ये है कि अमेरिका इस खत्ते में आ जाएगा, ईरान में आ जाएगा, मशरक़ वस्ता में आ जाएगा, और इस तरीके से बड़ी जंग का ख़तरा है। मेरा ख्याल है कि अमेरिका जो जिस तरीके से सोच रहा है वो ऐसा नहीं करने देगा या इस तरफ कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि वो एक और बहुत बड़ी जंग में नहीं उलझना चाहता इस वक्त। तो इसका इम्कान अपनी जगह पे मौजूद है। राइट, लेकिन सरदार मसूद साहब, जो ईरान का जौहरी प्रोग्राम है वो ईरान तो कहता है कि सिविलियन यूज के लिए है, लेकिन जो ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं जिन पर वेस्ट को बड़ी तशवीश है, आपके ख्याल में ये जो पिछले 2 दिन में हुआ है और इसराइल का हमला इन न्यूक्लियर एम्बिशंस पर किस तरह से असरअंदाज होगा? मैं ये कहूँगा कि ईरान इस वक्त जो है ये जो भी हमला हुआ है उसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर ले रहा है कि या तो रियासत का वजूद ख़त्म होने का ख़तरा है, या रियासत का ना हो तो जो इस वक्त निज़ाम है, सियासी निज़ाम है, उसके ख़त्म होने का बहुत शदीद ख़तरा है। तो इस वक्त चूँकि रियासत और सियासी निज़ाम हम मानी हैं, एक किस्म का सिनोनिमस हैं, तो इस वजह से वहाँ जो लोग हैं, वहाँ जो इस वक्त हुक्मरान हैं, वो चाहेंगे कि किसी तरीके से अपना दिफा करें। यानी ये किस्म का उस किस्म का उनका जबलती या इंस्टिंक्टिव रिएक्शन ये होगा कि ये डिटरेंट हासिल कर लेना चाहिए, जैसे शुमाली कोरिया ने लिया हुआ है। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे या नहीं, ये एक अलग सवाल है। जो इसराइल ने ये कहा है कि इस वक्त जो तेहरान है या ईरान है, उसके पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो 9 न्यूक्लियर वॉर हेड्स बना ले, और फिर उसके बाद ईरान की तरफ से जो ख़बरें लीक हुई हैं कि वो 15 वॉर हेड्स बना सकते हैं। तो ईरान उस धाने पे खड़ा है, क्या वो ये कदम उठाएगा या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब अभी हाल ही में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने उसके ऊपर एक करारदाद पास की ईरान के ख़िलाफ़, तो उसमें जब उसे तंबीह दी गई कि आप जो है ऐसा ना करें, तो उसमें ईरान ने रद्द अमल के तौर पर, ये जो है इसराइल के हमले से पहले की बात है, तो उसने कहा तो हमने तो एक और न्यूक्लियर प्लांट खड़ा कर दिया या एक और न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी खड़ी कर दी है। तो ईरान का भी जो है एक डिफाइंस है। हाँ, राइट। अच्छा, अब इसमें एक और मामला जो अमेरिका के अलावा जो दूसरे बड़े ममालिक हैं वो इस मामले को किस तरह से जो है वो देख रहे हैं, खास तौर पर मैं रूस और चीन के हवाले से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दुनिया शायद अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है। तो आपके ख्याल में रूस और चीन का इस मामले में क्या किसी भी किस्म का कोई किरदार है? उसमें रूस और ईरान के बहुत गहरे दिफाई ताल्लुकात हैं, और रूस और चीन के भी आपको पता है बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। लेकिन अहम तर चीज़ ये है कि चीन ने भी ईरान की दिफाई सलाहियत को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है, और इस वक्त उनकी ये ख्वाहिश होगी चीन की और रूस की कि किसी तरीके से ये जंग ना फैले, क्योंकि जो रूस है एक महाज पे जंग लड़ रहा है, वो दूसरे महाज में नहीं उलझ रहा। इस जंग से आपने देखा होगा, जो ख़बरें पड़ी होंगी, कि रूस को माशी फ़ायदा है, क्योंकि तेल की कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं, और जो रूस ये महसूस कर रहा था कि जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिर रही थी, इससे रूस को नुकसान हो रहा था, क्योंकि रूस तेल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। लेकिन अमलन वो यानी अस्करी सतह पे, अस्करी डायमेंशन में वो ईरान की मदद नहीं कर सकेंगे। वो भी चाहेंगे कि किसी तरीके से कोई सियासी सिफारती हल निकल आए, जिसके इम्कानात फ़िलहाल आप और मैं जब बात कर रहे हैं तो नज़र आ रहे हैं। जी, राइट, बहुत शुक्रिया। सरदार मसूद खान हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे ईरान और इजराइल के तनाज़े के ऊपर। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो इसी हवाले से कुछ मज़ीद खबरें शामिल करेंगे।